इस कहानी की शुरुआत होती है एक बनावटी खामोशी के बीच। एक ऐसी शांति जिसे बड़ी ही बारीकी से तैयार किया गया है। आज आप और मैं इस शानदार होटल की दीवार पर लगे डिजिटल थर्मोस्टेट के भीतर झांकने वाले हैं, जहां तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल स्थिर है। इस गहरे शीशे के उस पार दोपहर की तपती धूप इस रेगिस्तानी शहर को मौसम की आखिरी दहलीज तक धकेल रही है। लेकिन इस कमरे के भीतर की हवा एकदम ठंडी, शांत और पूरी तरह से नियंत्रित है। तभी कोई मेहमान तय करता है कि 22 डिग्री की ठंडक काफी नहीं है, और वो स्क्रीन को छूकर तापमान सिर्फ 1 डिग्री और कम कर देता है। कमरे के भीतर कुछ जादुई बदलाव नहीं होता, बस थर्मोस्टेट एक इलेक्ट्रॉनिक इशारा भेजता है। वो इमारत के बड़े चिल्लर सिस्टम से और ज्यादा काम मांगता है, और इस काम को पूरा करने के लिए वो चिल्लर दिन के सबसे गर्म वक्त में शहर के पावर ग्रिड से एक अतिरिक्त किलोवाट आवर बिजली की मांग कर बैठता है। इसके बाद इस शहर के बुनियादी ढांचे का क्या होता है, इसे लेकर लोगों के मन में एक बड़ी ही काल्पनिक और सिनेमाई छवि बनी हुई है। एक डरावना और विनाशकारी विचार कि रेगिस्तान की ये जानलेवा गर्मी बिजली के ग्रिड की तांबे की नसों को पिघला देगी और पूरा तंत्र सूरज के नीचे दम तोड़ देगा। ये सुनने में भले ही बड़ा नाटकीय लगता हो, लेकिन ये सच से कोसों दूर है। अगर हम वैज्ञानिक आंकड़ों को खंगालें तो पता चलता है कि तांबे का पिघलने का तापमान लगभग 1084 डिग्री सेल्सियस होता है। हवा का तापमान चाहे कितना भी जानलेवा क्यों ना हो जाए, वो इन धातु के तारों को पिघलते हुए लावे में नहीं बदल सकता। तांबा पिघल नहीं रहा है, बल्कि उसके आसपास का थर्मल हेडरूम यानी तापमान सहने की बची खुची क्षमता तेजी से सिकुड़ रही है। किसी भी आधुनिक पावर ग्रिड की असली कमजोरी उसके धातु के तारों का पिघलना नहीं है, बल्कि कहानी कुछ और ही है। ग्रिड की असली सीमा थर्मल हेडरूम है। ये वो अदृश्य और बेहद संवेदनशील फासला है जो किसी उपकरण के मौजूदा तापमान और उसके सहन करने की आखिरी सीमा के बीच होता है, जिसके पार जाते ही उसका इंसुलेशन सड़ने लगता है और उसकी क्षमता दम तोड़ देती है। जब उस थर्मोस्टेट से सिर्फ 1 डिग्री तापमान कम करने की मांग की जाती है, तो ग्रिड को उसे पूरा करने का भारी बोझ उठाना पड़ता है। अगर हमें यह समझना है कि भीषण गर्मी दुबई के साथ क्या कर रही है, तो हमें पिघलते हुए तांबे को देखना बंद करना होगा। हमें उस एक अतिरिक्त किलोवाट आवर बिजली के पीछे चलना होगा जो उस ठंडे कमरे से निकलकर तपती हवा से गुजरती हुई जमीन में दबे उस विशाल तंत्र तक पहुंचती है। इस बिजली के सफर की जांच करने से पहले हमें इस बिजली को पहुंचाने वाली इस विशाल मशीन के सबसे मजबूत सुरक्षा कवच को भी समझना होगा। अगर तापमान का ये घटता हुआ दायरा सचमुच एक ऐसा विनाशकारी खतरा होता जिसे काबू करना नामुमकिन है, तो अब तक हमारा पावर ग्रिड पूरी तरह चरमरा चुका होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई तो यह है कि सरकारी आंकड़ों को देखने पर इस बुनियादी ढांचे की हैरान कर देने वाली ताकत का पता चलता है। साल 2025 में दुबई के बिजली और पानी प्राधिकरण ने अपनी कुल उत्पादन क्षमता 17,979 मेगावाट दर्ज की थी। इस विशाल क्षमता के मुकाबले पूरे साल के दौरान सबसे ज्यादा मांग सिर्फ 11,391 मेगावाट तक ही पहुंची थी। यही नहीं, इस पूरे नेटवर्क में बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नुकसान मात्र 2% रहा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग 12,80,000 से अधिक ग्राहकों को सेवा देने वाले इस पूरे तंत्र में साल भर की औसत बिजली कटौती प्रति ग्राहक मात्र 0.82 मिनट यानी सिर्फ 49 सेकंड रही। ये आंकड़े किसी ऐसे ग्रिड के नहीं हैं जो तपते रेगिस्तान में दम तोड़ रहा हो, बल्कि ये उस बेहद आधुनिक और अकूत संसाधनों से लैस बुनियादी ढांचे की तस्वीर पेश करते हैं जो मजबूती से अपनी जगह पर अड़ा हुआ है। ये दिखाता है कि इस व्यवस्था का ढांचा, इस पर किया गया भारी निवेश और इसे चलाने की रणनीतियां बेहद कामयाब रही हैं। लेकिन किसी नाकामी का ना दिखना ये साबित नहीं करता कि वहां कोई दबाव नहीं है। बत्तियां जलती रहने और चिल्लर के चलते रहने का ये मतलब नहीं है कि गर्मी हमेशा के लिए हार मान चुकी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस गर्मी का मुकाबला बेहद चुपचाप और एक बड़ी कीमत चुकाकर किया जा रहा है, जो 22 डिग्री के कमरों में बैठे लोगों को कभी दिखाई नहीं देता। हमारी इस तफ्तीश का मुख्य सवाल ये नहीं है कि ग्रिड क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि ये ग्रिड हार मानने को तैयार ही नहीं है।
असली सवाल ये खड़ा होता है कि बिजली गुल होने के समय को शून्य के करीब रखने के लिए आखिर किस स्तर की विशालकाय मशीनरी की जरूरत होती है, वो भी तब जब शहर की बढ़ती आबादी और आसमान से बरसती आग दोनों मिलकर इस ग्रिड के सांस लेने की जगह को खत्म करने पर आमादा हों। दुबई के सामने थर्मल चुनौती कोई साधारण समस्या नहीं है, बल्कि ये दो तरफा हमला है। गर्मी इस पूरे बिजली नेटवर्क पर एक साथ दो अलग अलग दिशाओं से वार करती है। इस पूरे चक्र को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि तारों के भीतर आखिर बिजली किस तरह व्यवहार करती है। जैसे ही हमारी मांगी गई वो अतिरिक्त किलोवाट आवर बिजली इस नेटवर्क से होकर गुजरती है, तो रास्ते में उस करंट का सामना जबरदस्त प्रतिरोध से होता है। ये प्रतिरोध तारों के भीतर भीषण गर्मी पैदा करता है, जिसे विज्ञान की भाषा में I² लॉस कहा जाता है। सामान्य मौसम वाले इलाकों में ये आंतरिक गर्मी आसानी से बाहर निकलकर हवा या मिट्टी में समा जाती है। लेकिन जब मौसम अपनी चरम सीमा पर होता है, तो ये गणित पूरी तरह बदल जाता है। पहली बात तो ये कि बाहर की भयंकर गर्मी एयर कंडीशनिंग की मांग को आसमान पर पहुंचा देती है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार गर्मियों में कुल मांग का लगभग आधा हिस्सा सिर्फ कूलिंग के कारण होता है। जब लाखों घरों के थर्मोस्टेट एक साथ ठंडी हवा की मांग करते हैं, तो सबस्टेशनों और वितरण लाइनों में बहने वाली बिजली का प्रवाह अचानक बहुत तेज हो जाता है। ये बढ़ता हुआ करंट उपकरणों के ठीक बीचों बीच भारी गर्मी पैदा करने लगता है। और सबसे भयानक बात यह है कि ठीक उसी समय जब मशीन के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी पैदा हो रही होती है, बाहर का वातावरण भी अपनी सबसे गर्म स्थिति में होता है। बाहर की गर्म हवा और तपी हुई जमीन में इस मशीनी गर्मी को सोखकर दूर ले जाने की क्षमता न के बराबर रह जाती है। ग्रिड को और अधिक बिजली ढोने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि बाहर का वातावरण उसे ठंडा होने का कोई मौका नहीं देता। थर्मल हेडरूम के तबाह होने के पीछे यही भौतिक विज्ञान काम करता है। जैसे जैसे इन मशीनों का तापमान अपनी आखिरी सीमा की तरफ बढ़ने लगता है, नेटवर्क इंजीनियरों को बचाव के रास्ते तलाशने पड़ते हैं। वे उपकरणों की क्षमता को घटाने यानी डीरेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, ताकि मशीनें अत्यधिक गर्म होकर फूंक न जाएं। तारों के तांबे को पिघलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जब ये गर्मी ही तय कर देती है कि लाइन से कितनी बिजली सुरक्षित रूप से भेजी जा सकती है। नतीजतन जब शहर को बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तभी ग्रिड की क्षमता पर बंदिशें लग जाती हैं। तापमान की इस घटती हुई सीमा के भयानक सच को असलियत में देखने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा और ग्रिड के सबसे भारी और महत्वपूर्ण हिस्से यानी ट्रांसफार्मर के अंदर झांकना होगा। एक पावर ट्रांसफार्मर का काम हाई वोल्टेज को कम करना होता है, ताकि बिजली सुरक्षित रूप से हमारी कॉलोनियों और व्यावसायिक इलाकों तक पहुंच सके। स्टील से बने ये विशालकाय उपकरण अक्सर कई टन भारी होते हैं, जो एक खास तरह के इंसुलेटिंग तेल और तांबे के मोटे मोटे तारों के छल्लों से भरे होते हैं। लेकिन एक ट्रांसफार्मर हर तरफ से एक समान गर्म नहीं होता। इसके लोहे के दिल के ठीक बीच में किसी भी आधुनिक थर्मल कैमरे की नजर से दूर कुछ ऐसे बेहद गर्म हिस्से छिपे होते हैं, जिन्हें वाइंडिंग हॉटस्पॉट्स कहा जाता है, जहां की गर्मी किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इस विशाल ट्रांसफार्मर की असल सीमा उसके अंदर भरे तेल के औसत तापमान से तय नहीं होती, बल्कि उन बारीक तारों के बीच छिपे इसी छोटे से गर्म हिस्से के भयंकर तापमान से तय होती है। जब भरी दोपहर में शहर में बिजली की मांग अचानक आसमान छूती है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर का नुकसान कई गुना बढ़ जाता है और ये हॉटस्पॉट तेजी से उबलने लगता है। अगर ये अंदरूनी तापमान लंबे समय तक सीमा से बाहर बना रहे, तो तांबे के तारों पर लिपटा हुआ विशेष कागज का इंसुलेशन तेजी से गलने और पुराना होने लगता है। इस भीतरी बर्बादी को रोकने के लिए ग्रिड कूलिंग के अतिरिक्त इंतजामात शुरू करता है। भारी भरकम पंप तेल को बाहरी रेडिएटर्स में तेजी से घुमाने लगते हैं, जबकि औद्योगिक पंखों की कतारें बाहर की हवा को उन कूलिंग फिन्स पर फेंकती हैं। ये ट्रांसफार्मर खुद को जलने से बचाने के लिए अपनी ही बिजली फूंकने लगता है। सोचिए, इतना विशाल ट्रांसफार्मर, लेकिन उसकी जिंदगी का फैसला तारों के बीच की मामूली सी जगह से होता है। हालांकि ये पंखे और पंप कुछ समय के लिए इस खतरे को टाल जरूर देते हैं, लेकिन वे सिस्टम को मशीनों पर और ज्यादा निर्भर बना देते हैं। जब बाहर की हवा ही इतनी गर्म हो कि वो ट्रांसफार्मर की तपिश को सोख ही ना पाए, तो इंजीनियरिंग का सबसे सीधा हल यही लगता है कि पूरे ग्रिड को जमीन के नीचे दफन कर दिया जाए।
और दुबई ने सचमुच इस जमीनी रणनीति को पूरे शहर में बड़े पैमाने पर लागू किया है। साल 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस शहर के नीचे फैला हुआ बिजली का अदृश्य नेटवर्क 42,400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे अंडरग्राउंड केबलों से मिलकर बना है, जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन से लेकर हमारे घरों तक बिजली पहुंचाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों तक फैला हुआ है। तारों को जमीन में दबाने से वे सूरज की सीधी धूप और रेतीले तूफानों से बच जाते हैं, और शहर की चमचमाती इमारतों की खूबसूरती भी बची रहती है। लेकिन किसी हाई वोल्टेज केबल को जमीन में गाड़ देने से गर्मी गायब नहीं हो जाती, बल्कि ये गर्मी के बाहर निकलने का एक नया और मुश्किल रास्ता बना देता है। जब इन अंडरग्राउंड केबलों से भारी मात्रा में करंट गुजरता है, तो अंदर की गर्मी को केबल के मोटे इंसुलेशन, उसकी सुरक्षात्मक परत और उसके चारों ओर भरी गई खास मिट्टी से होते हुए असली जमीन तक का सफर तय करना पड़ता है। किसी केबल की बिजली ले जाने की क्षमता पूरी तरह से इस बात पर टिकी होती है कि उसके आसपास मौजूद जमीन इस गर्मी को अपने अंदर कितनी तेजी से सोख सकती है। आज हम और आप इस रहस्यमयी जमीनी सच्चाई को देख पा रहे हैं कि कैसे ये दबे हुए तार चुपचाप इस भीषण दबाव को झेल रहे हैं। एक खोजी पत्रकार के रूप में जब मैं इस चकाचौंध भरे शहर की गहराइयों में झांकता हूं, तो एक भयानक सच सामने आता है। यहाँ की सूखी रेतीली मिट्टी अगर गर्मी को रोकने लगे, तो जमीन के नीचे दबे बिजली के केबलों का तापमान बेहद तेजी से बढ़ता है। भारी लोड के समय इन केबलों की गर्मी बची कुची नमी को भी सोख लेती है, जिससे मिट्टी की गर्मी सोखने की क्षमता खत्म हो जाती है। दुबई ने अपनी ग्रिड को रेगिस्तान के नीचे दफन तो कर दिया, लेकिन वे इस खतरनाक रेगिस्तान को समीकरण से बाहर नहीं कर पाए। यही रेत और मिट्टी इस बुनियादी ढांचे के लिए कूलिंग सिस्टम का काम करती है। लेकिन जब यह प्राकृतिक कूलिंग ही फेल हो जाए, तो जमीन के नीचे दबे केबल और ऊपर खड़े स्टील के ट्रांसफार्मर दोनों ही गर्मी के इस दोहरे और जानलेवा दबाव में घुटने टेकने लगते हैं। अंत में यह भयानक दबाव पूरे शहर को हिला देने वाले एक बड़े आंकड़े में बदल जाता है। वो सबसे बड़ा आंकड़ा है सालाना पीक डिमांड। साल 2025 में दुबई की बिजली की चरम मांग यानी पीक डिमांड 11,391 मेगावाट तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 6% की भारी बढ़ोतरी थी। ये आंकड़ा शहर की सालाना कुल ऊर्जा जरूरत, जो 62,000 गीगावाट घंटे से भी अधिक है, उससे पूरी तरह अलग है। कुल ऊर्जा समय के साथ होने वाली कुल खपत को दर्शाती है, लेकिन पीक डिमांड उस गंभीर और जानलेवा तनाव का पैमाना है जो ग्रिड पर एक ही समय में पड़ता है। ये वो खौफनाक पल होता है जब लाखों चिल्लर, भारी औद्योगिक कारखाने, एयरपोर्ट के विशाल लॉजिस्टिक सिस्टम और घरों के एयर कंडीशनर सब के सब एक ही सेकंड में पूरी ताकत से बिजली खींचते हैं। ऐसे में दुबई की कुल 18,000 मेगावाट की स्थापित उत्पादन क्षमता को देखकर ये सोचना कि 11,000 मेगावाट की चरम मांग एक सुरक्षित मार्जिन देती है, हमारी सबसे बड़ी और खतरनाक भूल होगी। लेकिन ये सोचना बिजली नेटवर्क के काम करने के बुनियादी तरीके की हमारी नासमझी को दिखाता है। पावर स्टेशनों पर पर्याप्त मेगावाट बिजली पैदा होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो बिजली शहर के हर इलाके और पतली गलियों तक सुरक्षित रूप से पहुंची जाएगी। किसी शहर के पास बिजली बनाने की असीमित क्षमता हो सकती है, लेकिन बिजली जनरेटर से लेकर आपके घर के बोर्ड तक की दूरी तय करने वाले रास्तों में जगह कम पड़ सकती है। अगर जमीन के नीचे का कोई खास फीडर या घनी आबादी वाला सबस्टेशन अपनी गर्मी झेलने की आखिरी सीमा तक पहुंच जाता है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 50 किलोमीटर दूर किसी सोलर पार्क में कितनी फालतू बिजली बची है। वो स्थानीय रुकावट ही पूरे सिस्टम की आखिरी सीमा बन जाती है। असल में मायने रखने वाली थर्मल हेडरम कुल बिजली उत्पादन की कागजी क्षमता नहीं है, बल्कि वो नाजुक कड़ी है जो कभी भी टूट सकती है। असल में सबसे महत्वपूर्ण चीज पावर प्लांट को आपके घर के थर्मोस्टेट से जोड़ने वाली इस लंबी कड़ी के सबसे कमजोर हिस्से की गर्मी बर्दाश्त करने की भौतिक क्षमता है। स्थानीय स्तर पर होने वाली इन थर्मल रुकावटों की वजह से पूरा शहर अंधेरे में न डूब जाए, इसके लिए दुबई ने एक बेहद उन्नत सुरक्षा तंत्र तैयार किया है। ये वही जादुई मशीन है जिसके दम पर हर साल ग्राहकों की बिजली कटने का समय औसतन केवल 0.82 मिनट ही रहता है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शहर में साल 2035 तक चलने वाला 7 अरब दिरहम का एक विशाल स्मार्ट ग्रिड निवेश कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसमें खुद फैसले लेने वाली स्वचालित तकनीक और खराबी आने पर उसे तुरंत ठीक करने वाला सिस्टम लगा है।
ये स्वचालित प्रणाली किसी भी गड़बड़ी को तुरंत भांप लेती है, प्रभावित हिस्से को अलग कर देती है और वैकल्पिक रास्तों से बिजली चालू कर देती है। इसके साथ ही इस ग्रिड का जमीनी दायरा भी बेहद तेज रफ्तार से फैल रहा है। साल 2024 में यहाँ की बिजली कंपनी ने 1500 से अधिक नए 11 किलोवोल्ट के वितरण सबस्टेशन चालू किए, जो पिछले साल की तुलना में 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी थी। साल 2025 तक इस नेटवर्क में ऐसे 47,000 से अधिक स्थानीय सबस्टेशन शामिल हो चुके थे। ये विस्तार तेज आर्थिक और शहरी विकास की वजह से हो रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा तकनीकी उद्देश्य भी है। हर नया सबस्टेशन और वैकल्पिक सर्किट कंट्रोल रूम को संकट के समय ज्यादा विकल्प देता है। अगर अत्यधिक लोड के कारण कोई एक ट्रांसफार्मर खतरनाक रूप से गर्म हो जाता है, तो स्मार्ट ग्रिड तुरंत उसका लोड पास के किसी दूसरे ठंडे ट्रांसफार्मर पर डाल देता है। लेकिन याद रहे, सुरक्षा की इस हर नई ढाल के साथ एक नया और भारी बिल भी आता है। ये बात हमें समझनी होगी कि ग्रिड की विश्वसनीयता कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे आप एक बार बना दें और काम खत्म हो जाए। ये एक ऐसा मार्जिन है जिसे हर साल भारी कीमत चुकाकर दोबारा खरीदना पड़ता है। दुबई के ग्रिड की ये मजबूती लगातार होने वाले भारी निवेश, बेहद संवेदनशील डिजिटल निगरानी और लगातार बढ़ते बुनियादी ढांचे की बदौलत ही मुमकिन हो पाती है। ये पूरा सिस्टम सेंसरों और ऑटोमैटिक स्विचों के एक फैले हुए तंत्र पर निर्भर करता है, जिन्हें लगातार महंगे रखरखाव की जरूरत होती है। बैकअप और ऑटोमेशन का ये विशाल ढांचा सिर्फ शहर की बत्तियां ही नहीं जला रहा, बल्कि ये इस पूरे शहर की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को बचाए हुए है। साल 2025 में दुबई ने लगभग 19.59 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया, जबकि इसके मुख्य हवाई अड्डे ने 95 मिलियन से भी अधिक मेहमानों को संभाला था। इंसानों की ये भारी आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से इस वादे पर टिकी हैं कि इस शहर के भीतर के मौसम को पूरी तरह से काबू में रखा जा सकता है। कोई भी सैलानी इस रेगिस्तानी शहर में इसलिए नहीं आता कि वो यहाँ के बिजली के तारों की गर्मी या मिट्टी की प्रतिरोधक क्षमता के बारे में सोचे। वे यहाँ एक बेहद आलीशान और आरामदायक अनुभव की उम्मीद लेकर आते हैं, जहाँ बाहर का जानलेवा मौसम उनके अनुभव को खराब न कर सके। यहाँ जो चीज़ बेची जा रही है, उसमें हमेशा ठंडे रहने वाले आलीशान होटल के लॉबी, बिना किसी रुकावट के चलने वाले एयरपोर्ट के बैगेज सिस्टम, ठंडी हवा से भरे बड़े मॉल्स और महंगे रेस्तरां का ताज़ा खाना शामिल है। ये सभी सुख सुविधाएं बिजली की गुणवत्ता पर निर्भर हैं। यहाँ तक कि एक पल की भी बिजली कटौती इस पूरे तिलिस्म को तोड़ सकती है और प्रकृति पर इंसानी जीत के इस झूठे भ्रम को तुरंत खत्म कर सकती है। यहाँ आने वाले लाखों पर्यटकों को जमीन के नीचे दबे 42,000 किलोमीटर लंबे केबलों का ये जाल कभी दिखाई नहीं देता। उन्हें तो बस अपने होटल की ठंडी खिड़की दिखती है, जिसके पार तपता हुआ रेगिस्तान नजर आता है। लेकिन वो खिड़की पूरी तरह से उस अदृश्य ग्रिड पर निर्भर है जो अपनी थर्मल सीमा को बचाए हुए है। दुबई अपने मेहमानों को सिर्फ बिजली नहीं बेचता, बल्कि वो उन्हें ये एहसास बेचता है कि बिजली जाने जैसी कोई समस्या इस दुनिया में है ही नहीं। इस शहर का पूरा आर्थिक साम्राज्य इसके बिजली नेटवर्क की मजबूती से जुड़ा हुआ है। अगर इस बुनियादी ढांचे में थोड़ी भी ढील आई, तो ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं होगी, बल्कि ये इस वैश्विक आलीशान शहर के वजूद पर ही एक सीधा हमला होगा। चूंकि आर्थिक जोखिम बहुत बड़ा है, इसलिए हमें उस फिल्मी विचार को छोड़ना होगा जहां अचानक पूरा शहर एक झटके में अंधेरे में डूब जाता है। अत्यधिक गर्मी के तनाव में काम कर रहे किसी बेहद आधुनिक ग्रिड के लिए असली खतरा हॉलीवुड फिल्मों की तरह अचानक बत्ती गुल हो जाने जैसा नहीं होता। इसके बजाय आप अपने दिमाग में दो रेखाओं वाला एक ग्राफ सोचिए जो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। पहली रेखा नेटवर्क पर लगातार बढ़ रही बिजली की मांग को दिखाती है। नए ग्राहकों के जुड़ने, नए वातानुकूलित आलीशान इमारतों के बनने और रेगिस्तानी गर्मी के कारण लगातार बढ़ती एसी की मांग इस रेखा को ऊपर की तरफ धकेल रही है। दूसरी रेखा ग्रिड को मजबूत करने की गति को दिखाती है, यानी वो रफ्तार जिससे नए सबस्टेशन बनाए जा रहे हैं, नए केबल बिछाए जा रहे हैं और नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि गर्मी को झेलने की क्षमता बढ़ाई जा सके। यहाँ असली जोखिम ये नहीं है कि पूरा ग्रिड अचानक पिघल जाएगा, बल्कि वो खतरा कहीं ज्यादा सूक्ष्म और खतरनाक है। असली खतरा तब शुरू होता है जब मांग वाली पहली रेखा ग्रिड को मजबूत करने वाली दूसरी रेखा से लगातार आगे निकलने लगती है। जब बिजली ग्रिड के पास गर्मी झेलने की जगह कम होने लगती है, तो इसके परिणाम बेहद शांत लेकिन आर्थिक रूप से बेहद नुकसानदेह होते हैं।
जो उपकरण अपनी आखिरी थर्मल सीमा के करीब लगातार काम करते हैं, उनके इंसुलेशन बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, जिससे उन्हें समय से बहुत पहले ही बदलना पड़ता है, जो कि बहुत खर्चीला काम है। ट्रांसफार्मरों के कूलिंग सिस्टम को लगातार और तेजी से काम करना पड़ता है, जिससे वे खुद ही बहुत ज्यादा बिजली खाने लगते हैं। मेंटेनेंस के काम को बहुत कम समय में निपटाना पड़ता है। ग्रिड ऑपरेटरों को कुछ लाइनों की क्षमता को सीमित करना पड़ता है, ताकि वे बिना किसी रुकावट के बिजली की सप्लाई जारी रख सकें। किसी पावर ग्रिड को भारी वित्तीय बोझ बनने के लिए पूरी तरह टूटने की जरूरत नहीं होती। इस बेहद संवेदनशील सिस्टम में सामान्य कामकाज और उसकी आखिरी सीमा के बीच के अंतर को बेहद कीमती और नाजुक बनाने के लिए किसी चीज का पिघलना जरूरी नहीं है। असली खतरा तो उस छिपे हुए खर्च और जटिलता में होने वाली लगातार बढ़ोतरी है, जो इस शहर को सिर्फ चालू हालत में रखने के लिए जरूरी है। विश्वसनीयता बनाए रखने की इस भारी कीमत को काबू से बाहर जाने से रोकने के लिए ये शहर हमेशा के लिए केवल मोटे केबल और बड़े ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकता। इसे 3 अलग अलग स्तरों पर काम करके अपनी इस थर्मल क्षमता को वापस पाना ही होगा। पहला रास्ता यह है कि हर एक पुर्जे को बेहद मजबूत बनाया जाए। इसका मतलब है कि जमीन के नीचे दबे केबलों के चारों ओर विशेष मिट्टी और रेत डाली जाए, ताकि गर्मी आसानी से जमीन में चली जाए। साथ ही ट्रांसफार्मरों पर थर्मल सेंसर लगाए जाएं, जो रेगिस्तान के भयानक तापमान को आसानी से झेलने के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हों। ये पहला रास्ता केवल स्थानीय स्तर पर आने वाली रुकावटों की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा रास्ता ये है कि पूरे सिस्टम को कहीं ज्यादा समझदारी से चलाया जाए। यहीं पर वो अरबों दिरहम का स्मार्ट ग्रिड अपना असली कमाल दिखाता है। रियल टाइम लोड फोरकास्टिंग और ऑटोमेटिक स्विचिंग की मदद से मुख्य कंट्रोल रूम इस गर्मी के तनाव को पूरे नेटवर्क पर बराबर बांट देता है, जिससे किसी एक हिस्से पर चरम मांग का पूरा बोझ नहीं पड़ता। लेकिन सबसे गहरा और पक्का समाधान तीसरा रास्ता है, शुरुआत से ही चरम बिजली की मांग को कम करना। दुबई की डिमांड साइड इमेट रणनीति के तहत बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए गए हैं, जिनका मकसद साल 2030 तक कम से कम 30% और साल 2050 तक 50% बिजली की बचत करना है, ताकि ग्रिड को इस भयानक और जानलेवा संकट से हमेशा के लिए बचाया जा सके। इस खोजी रिपोर्ट में हम उन बदलावों की बात कर रहे हैं जिनमें व्यापारिक इमारतों में अत्यधिक कुशल चिल्लर लगाना, धूप को रोकने वाले शेड्स बढ़ाना और तापमान को सख्त नियमों से नियंत्रित करना शामिल है। इसके पीछे का विज्ञान बिल्कुल साफ है। पीक डिमांड का 1 किलोवाट जिसकी मांग ही न की जाए, वो कभी आंतरिक गर्मी पैदा नहीं करेगा, कभी ट्रांसफार्मर पर दबाव नहीं डालेगा और कभी भी नई भूमिगत केबल की जरूरत नहीं पड़ने देगा। एक मोटी केबल सिर्फ क्षमता बढ़ाती है, लेकिन एक ठंडी इमारत उस केबल की जरूरत को ही खत्म कर देती है। अब आप और मैं उसी कमरे में वापस लौटते हैं जहां से ये सफर शुरू हुआ था। दीवार पर लगा डिजिटल थर्मोस्टेट अभी भी 22 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर है। खिड़की के बाहर रेगिस्तान पर रात ढल चुकी है और शहर की रोशनियां दूर तक फैली हैं। कमरे में आराम कर रहे मेहमान के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं बदला है। वहां की हवा अभी भी पूरी तरह ठंडी है और कमरे की खामोशी वैसी ही बनी हुई है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर जब हम इस खामोशी की गहराई में जाते हैं, तो इसका असली सच सामने आता है। ये कोई प्राकृतिक स्थिति नहीं है, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी जीत है। कमरे का ये 22 डिग्री तापमान, लगभग 18,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता, 42,000 किलोमीटर से अधिक लंबी दबी हुई केबलों और पलक झपकते ही काम करने वाले एक स्मार्ट ग्रिड का नतीजा है। ये एक ऐसी बिजली प्रणाली का परिणाम है जो लगातार आने वाले खतरों को मापती है, उनका अनुमान लगाती है और इस झुलसा देने वाले माहौल में अपनी सीमाओं की रक्षा करती है। ग्रिड अभी नाकाम नहीं हो रहा है, लेकिन वो भौतिकी के कड़े नियमों से पूरी तरह बंधा हुआ है। इस व्यवस्था को लगातार खुद को बड़ा करना होगा, अधिक चालाकी से काम करना होगा और गर्मी पर काबू पाना होगा, ताकि ये भ्रम बना रहे कि बाहर कोई गर्मी है ही नहीं। ठंडी हवा देने वाली हर खिड़की असल में थर्मल मार्जिन की कीमत चुकाकर किया गया एक वादा है। ये शहर तांबे को पिघलाकर रेगिस्तान की तपिश को बाहर नहीं रखता, बल्कि वो बिजली के करंट और थर्मल लिमिट के बीच के बेहद नाजुक और महंगे फासले को बचाकर ऐसा करता है। अगर इस खुलासे ने रेगिस्तानी शहर की ठंडी खिड़की को देखने का आपका नजरिया बदल दिया है,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार हमें किस अनदेखी सीमा की जांच करनी चाहिए, बिजली, कूलिंग, पानी या फिर ट्रांसपोर्ट। हमारी ये खोजी डॉक्यूमेंट्री सत्यापित सार्वजनिक आंकड़ों, स्थापित इंजीनियरिंग प्रणालियों और विश्लेषणात्मक निष्कर्षों के बीच एक स्पष्ट अंतररेखा खींचती है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेज दुबई के बिजली नेटवर्क के विशाल पैमाने, इसकी चरम मांग और इसकी विश्वसनीयता की पुष्टि तो करते हैं, लेकिन वे ये कहीं नहीं दिखाते कि शहर के तांबे के तार पिघल रहे हैं या इसके ट्रांसफार्मर अपनी तय सीमा से बाहर काम कर रहे हैं या कोई बड़ा ब्लैकआउट होने वाला है। घटते थर्मल मार्जिन की अवधारणा का उपयोग हमने एक विश्लेषणात्मक ढांचे के रूप में किया है, जो बाहरी तापमान, बिजली के लोड गर्मी के फैलाव और उपकरणों के पुराने होने के स्थापित संबंधों पर आधारित है। एक निष्पक्ष खोजी पत्रकार के रूप में हमारे पास दुबई बिजली प्राधिकरण यानी DEWA के आंतरिक तापमान के आंकड़ों, उनकी सुरक्षा सेटिंग्स, आपातकालीन अध्ययनों, रखरखाव के रिकॉर्ड या वास्तविक समय के लोड डेटा तक कोई सीधी पहुंच नहीं है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय कूलिंग के आंकड़ों को केवल दुबई के विशेष मापों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और आधिकारिक तौर पर तय किए गए लक्ष्यों को अंतिम परिणाम की गारंटी नहीं माना जा सकता। पर्यटन और आर्थिक नुकसान के संदर्भों को केवल संभावित जोखिमों के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी निश्चित तबाही या रुकावट की भविष्यवाणी के रूप में। ये खोजी वृत्तचित्र केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्यों से बनाया गया है। इसे किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग सलाह, ग्रिड संचालन, वित्तीय निवेश, रियल एस्टेट के फैसलों या यात्रा संबंधी दिशा निर्देशों के रूप में बिल्कुल न लिया जाए। इस पूरे मामले को निष्पक्षता से देखना और हर पहलू की गहराई को समझना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है।